नमस्कार, आप सभी का YouTube के इस चैनल पर निःशुल्क परिचर्चा में स्वागत है। जैसा कि पिछली श्रृंखला में हमने 21 जून को जो प्रश्न पत्र हुआ था उसकी एनालिसिस करी थी। आज हम 28 जून 2020 को जो प्रश्न पत्र हुआ था आपका टेस्ट का, उसके जो 30 क्वेश्चन हैं उनके बारे में व्याख्या करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र में अपन मापन, आकलन, मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण और RT 2009 इनसे संबंधित प्रश्नों की एनालिसिस कर रहे थे। तो इसी संदर्भ में आज हम ये चौथा टेस्ट जो है इसका ये वीडियो लेकर आपके सामने आ रहे हैं और अपन देखते हैं कि इनमें कौन कौन से प्रश्न थे और किस प्रकार से इन प्रश्नों को अपन हल किया था। एक एक बात देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, किसने कहा कि आकलन सूचना संग्रहण एवं विचार विमर्श, दो बातें देखिए, सूचना संग्रहण और विचार विमर्श की प्रक्रिया है। तो ये कथन है। तो कथन में अपन ने जब आकलन पढ़ा था उस समय मैंने आपको कुछ परिभाषाएं बताई थी। उनमें ये जो परिभाषा है वो है 2 नंबर हुब्बा एंड फ्रीड। यानी हुब्बा एंड फ्रीड ने ये कहा है कि आकलन का मतलब क्या होता है। असेसमेंट में अपन क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की बच्चे से संबंधित सूचनाएं होती हैं उनका कलेक्शन करते हैं और विचार विमर्श भी करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विकल्प जो संपूर्ण प्रश्न पत्र के लिए होते हैं क्या कहलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि विकल्प जो होते हैं ना, ऑप्शन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। जैसे पहला है खंड विकल्प। खंड विकल्प में तो क्या होता है, इस विकल्प में क्या होता है, आपको प्रत्येक इकाई जो होती है ना, प्रत्येक इकाई में से आपको कुछ प्रश्न करने पड़ते हैं। जैसे प्रश्न पत्र वो 3-4 यूनिट में बटा होता है और ऐसे लिखा होता है कि प्रत्येक यूनिट में से 1 या 2 प्रश्न करना अनिवार्य है। समग्र विकल्प होता है ना, उसमें पूरा प्रश्न पत्र, जैसे पहले UGC नेट की एग्ज़ाम होती थी ना, उसमें फर्स्ट पेपर जो होता था उसके अंदर 60 क्वेश्चन आते थे और लिखा हुआ आता था कि इन 60 में से कोई भी 50 प्रश्न कीजिए। तो 60 में से अगर आपको कोई 50 प्रश्न करने के लिए कहता है तो इसका मतलब कोई से भी 10 प्रश्न, आपको पूरा प्रश्न पत्र है वो विकल्प के रूप में आपको कोई भी 10 प्रश्न छोड़ने हैं और कोई भी 50 प्रश्न करने हैं। इसको बोलते हैं समग्र विकल्प। और तीसरा विकल्प होता है वो होता है प्रश्न विकल्प। प्रश्न विकल्प में क्या होता है, 2 प्रश्नों के बीच में अथवा लिखा हुआ आता है या और लिखा हुआ आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पूछा कि संपूर्ण प्रश्न पत्र, तो संपूर्ण प्रश्न पत्र में जो विकल्प होता है उसको अपन क्या कहेंगे, समग्र विकल्प कहेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। तो प्रश्न पत्र में विकल्प की व्यवस्थाएं जो होती हैं, अभी जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर हुए तो उसमें प्रश्नों के बीच में अथवा वाला जो विकल्प आता था वो कई पेपरों में नहीं आया, जिसके कारण काफ़ी चर्चाएँ हुई। तो वैकल्पिक व्यवस्था जो होती है वो 3 टाइप की होती है। खंड विकल्प, इसमें इकाई में से प्रत्येक प्रश्न करना पड़ता है। समग्र विकल्प का मतलब पूरे प्रश्न पत्र में से कुछ प्रश्न छोड़ने के लिए, कुछ प्रश्न करने के लिए कहा जाता है। और प्रश्न विकल्प में क्या होता है, 2 प्रश्नों के बीच में अथवा लिखा हुआ होता है, दोनों में से 1 प्रश्न करना होता है। इसके बाद में आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न के बाद में तीसरे प्रश्न में देखिए। तीसरा प्रश्न है, मूल्यांकन परीक्षणों में शिक्षण के पहलू कौन कौन से। शिक्षण के पहलू में ज्ञान है, अवबोध है, कौशल है, अभिरुचि है, ज्ञानोपयोग है, इनको शामिल करना है। तो इनको शामिल करना किस लक्षण का परिचायक है। यानी कहने का मतलब ये है कि मूल्यांकन में अगर हम ज्ञान, अवबोध, कौशल, रुचि, अभिरुचि इन सभी के प्रश्न शामिल करते हैं तो इससे मूल्यांकन के अंदर कौन सी खास बात होती है। तो देखो, इससे मूल्यांकन में आएगी व्यापकता, क्योंकि इनकी सबकी विशेषताएं मैंने आपको बता दी हैं। इससे पहले अपन सारे जो प्रश्न है ना ये देख चुके हैं, आपको सारी विशेषताएं पढ़ाई जा चुकी हैं। विभेदकारिता में तो ये बताया है कि प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर इस प्रकार का होना चाहिए कि उससे सामान्य, प्रतिभाशाली और पिछड़े या निम्न बुद्धि, ये तीनों क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। अगर ये तीनों अलग अलग होते हैं ना, इसका मतलब प्रश्न पत्र में क्या है, विभेदकारिता है। दूसरा प्रश्न है वस्तुनिष्ठता। इसमें प्रश्न का सही उत्तर अगर निश्चितता है, उत्तर की निश्चितता जहाँ पर होती है, यानी एक प्रश्न का एक से अधिक उत्तर
सही उत्तर अधिक नहीं हो सकते, वहाँ वस्तुनिष्ठता होती है। और व्यापकता का मतलब मैंने आपको बता दिया, इसका सही जवाब व्यापकता ही होगा। व्यापकता का अभिप्राय होता है कि मूल्यांकन में ज्ञान, अवबोध, कौशल, रुचि, अभिरुचि, ज्ञानोपयोग सभी से संबंधित प्रश्न पूछे जाने चाहिए। यानी ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, तीनों पक्षों के जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं ना, उनसे संबंधित प्रश्न अगर आप पूछते हो तब मूल्यांकन में क्या आती है? व्यापकता, यानी कॉम्प्रहेंसिवनेस आ जाती है। इसके बाद में व्यवहारिकता का मतलब ये था कि भाई व्यवहारिक रूप से उसको क्रियान्वित किया जा सके। तो इस प्रश्न के हिसाब से सभी अगर उद्देश्यों को आप शामिल करोगे तो प्रश्न पत्र में क्या आएगी? व्यापकता। तो सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर व्यापकता। और अब आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है 4 नंबर। मापन का पहला चरण क्या है? मापन का पहला चरण, पहला बिंदु लिखा है निर्णय लेना कि क्या मापना है, परीक्षण का विकास करना, परीक्षण का प्रबंधन करना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, मापन का पहला चरण क्या होता है? मापन हो चाहे मूल्यांकन हो, मापन मूल्यांकन अपन जो भी करते हैं ना, तो उसका पहला उद्देश्य, पहला जो तत्व या चरण होता है ना, वो होता है उद्देश्यों का निर्धारण। पहले उद्देश्य तय करते हैं। तो उद्देश्य का निर्धारण कि निर्णय लेना कि क्या मापना है, यानी मापन क्या करना है, किस चीज़ का करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? उद्देश्य निश्चित करते हैं। तो इन चारों विकल्पों के हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा ये निर्णय लेना कि अपने को मापन किस बात का करना है या क्या करना है। ठीक है ना? तो मूल्यांकन या निर्णय लेना है, वो क्या मापना है, ये पहले सबसे पहले निर्णय लेना पड़ता है। तो 1 नंबर एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गुणात्मक प्लस मात्रात्मक परीक्षण बराबर, यानी अगर आप गुणात्मक परीक्षण भी करते हो और मात्रात्मक परीक्षण करते हो तो इन दोनों से कौन सी चीज़ निकल कर सामने आएगी? मात्रात्मक में तो आप सब जानते हो कि मापन होता है, और गुणात्मक जो होता है ना, उसमें मूल्यांकन भी होता है और मात्रात्मक। तो यहाँ अपन केवल मापन तो नहीं कर सकते, क्योंकि केवल मापन तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें केवल कौन सी होती है? मात्रात्मकता होती है। दोनों होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि मात्रात्मकता से संबंधित मापन, मूल्यांकन में दोनों चीज़ आती है। इसीलिए ऐसा लिखते हैं कि गुणात्मकता प्लस मात्रात्मकता बराबर मूल्यांकन। तो ये कई जगह लिखा हुआ होता है, रीट में भी इस प्रकार का प्रश्न पहले पूछा गया है। तो गुणात्मकता है और मात्रात्मकता अगर दोनों का अपन योग करते हैं तो ऐसी स्थिति मूल्यांकन को पैदा करती है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है और इस व्यापक प्रक्रिया के अंदर दोनों प्रकार की तकनीक काम में लिए, गुणात्मक परीक्षण भी काम में लिए जाते हैं, साक्षात्कार, अवलोकन, संचय, आलेख, रेटिंग, स्केल वगैरह है, सारी की सारी वो भी आ जाती हैं, केस स्टडी वगैरह। और मात्रात्मक में आपकी लिखित परीक्षाएं हैं, मौखिक परीक्षाएं हैं, प्रैक्टिकल हैं, ये सारे के सारे भी आ जाते हैं। तो दोनों को मिलाकर अगर बात करेंगे ना तो सबसे प्रॉपर उत्तर क्या निकलेगा? इवैल्यूएशन निकलेगा, मूल्यांकन निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 6 नंबर। आकलन और मूल्यांकन, ये दोनों कंसेप्ट अपन पढ़ चुके हैं। आपने जो वीडियोस देखे थे मापन और मूल्यांकन संबंधी कंसेप्ट जो थी, उसमें अपन ने 6-7 वीडियो देखे थे। 7 वीडियो के अंदर अपन ने आकलन और मूल्यांकन में अंतर को समझा था। तो यहाँ क्या है? अंतर की बात हो रही है कि आकलन और मूल्यांकन में कौन सा अंतर सही नहीं है। पहला लिखा है आकलन मूल्यांकन की एक तकनीक है, जबकि मूल्यांकन एक विस्तृत प्रक्रिया है। तो ये बात तो सही है, मूल्यांकन एक विस्तृत प्रक्रिया है, ये अपन सहमत है इससे। आकलन मूल्यांकन की एक तकनीक है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अपन ने जब वेन आरेख में देखा था कि सबसे बड़ा वेन आरेख जो व्रत बनाया था अपन ने, वो मूल्यांकन का। मूल्यांकन के अंदर ही छोटे छोटे व्रत बनाए थे, जिनमें से एक मापन का था, एक आकलन का था, एक उपलब्धि परीक्षण का था। तो ये मापन, उपलब्धि परीक्षण, ठीक है, आकलन, विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं, ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं? मूल्यांकन के ही हैं। तो पहला तो एकदम सही है। सही नहीं है ये पूछा गया है, तो पहले बात सही है। दूसरा, आकलन निर्णयात्मक पहलू पर अधिक बल देता है, जबकि मूल्यांकन निदानात्मक पहलू पर अधिक बल देता है। आपने विशेषताओं में पढ़ा था कि मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है, आकलन कभी भी निर्णय पर बल नहीं देता है। आकलन तो क्या है कि सुधार पर बल देता है, और ये चाहता है कि भाई प्रोग्रेस किस प्रकार की चल रही है। छोटी छोटी जो प्रतिपुष्टियाँ होती है ना, उनके लिए आकलन है वो एक तरह का थोड़ा सा अनुमान है। तो आकलन का उद्देश्य मुख्य रूप से सुधारात्मक होता है। तो यहाँ निर्णयात्मक है ना, वो इस पर ठीक नहीं बैठ रहा है।
फिर आगे क्या लिखा है कि मूल्यांकन निदानात्मक, हाँ मूल्यांकन निदानात्मक पहलू होता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें ना तो ये एक दूसरे के उल्टे हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि निर्णयात्मकता की जो चीज़ है ना वो आकलन में नहीं होकर किस में होती है, मूल्यांकन में होती है केवल। फिर लिखा है आकलन अधिगम में सुधार करने पर बल देता है, ये बात एकदम सही है, जबकि मूल्यांकन शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति की जांच करता है। तो अपन सब जानते हैं मूल्यांकन का घनिष्ठ संबंध किससे होता है, शिक्षण उद्देश्य से। ज्ञान, अवबोध, कौशल वगैरह जो अपन निर्धारित करते हैं ना वो प्राप्त हुए या नहीं हुए, इनकी जांच करने के लिए ही मूल्यांकन लास्ट में अपन करते हैं। तो तीसरी बात है वो भी एकदम सही है, मूल्यांकन हमेशा शिक्षण उद्देश्यों का होता है। और आकलन सुधार पर बल देता है, वही बात यहाँ दोबारा आई है, सुधार पर बल देता है, जबकि मूल्यांकन उत्पाद पर बल देता है। यस, मूल्यांकन ये देखता है कि प्रोडक्शन क्या हुआ है, उत्पत्ति किस चीज़ की हुई है, उस पर बल देता है, और ये सुधार पर। तो मुख्य रूप से आकलन का जोर है वो सुधारात्मक कार्य में ज़्यादा है, निर्णयात्मक में नहीं है। मूल्यांकन निर्णयात्मक प्रक्रिया है। तो पहला एकदम सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन पूछा कौन सा है, गलत। तो सही नहीं है, 2 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। ये जो बात लिखी गई है ना ये अपन सही नहीं मान सकते, क्योंकि एकदम ये जो लिखी है वो लगभग क्या है, विपरीत बात कही गई। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर प्रश्न देखिए। कौन सा मूल्यांकन पूर्व ज्ञान की जांच कर उसे नए ज्ञान से संबंधित करता है? तो मूल्यांकन के अपन जब प्रकार पढ़ते हैं ना तो उसमें एक प्रकार आता है निर्माणात्मक, फॉर्मेटिव, एक आता है निदानात्मक, डायग्नोस्टिक, और एक आता है संकल्पनात्मक, इसको अपन कंसेप्चुअल बोल सकते हैं, और एक आता है नियोजनात्मक, यानी नियोजनात्मक प्लानिंग से संबंधित होता है। तो यहाँ आपको बता दें कि नियोजनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव और समेटिव तो अपन पढ़ चुके हैं। संकल्पनात्मक के लिए समेटिव असेसमेंट या कंसेप्चुअल समेटिव असेसमेंट भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ जो ये 4 प्रकार दे रखे हैं मूल्यांकन के, इसमें ये पूछा है कि पूर्व ज्ञान की जांच करके उसे नए ज्ञान से संबंधित करने पर कौन सा जोर देता है? तो इसका सही जवाब होगा नियोजनात्मक। नियोजनात्मक मूल्यांकन जो होता है ना उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि पुराने ज्ञान की तो बच्चे की जांच की जाए और उसको नए ज्ञान के साथ में जोड़ा जाए, क्योंकि नियोजनात्मक मूल्यांकन की ये मान्यता है कि पूर्व ज्ञान की सशक्त पृष्ठभूमि पर ही नए ज्ञान का निर्माण किया जा सकता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़िए। 8 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण में मूल्यांकन मुख्यतः, मूल्यांकन के बारे में कथन लिखे हैं। पहला है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। तो रचनात्मक प्रतिपुष्टि है, उसके साथ में सीखने में संवर्धन करता है, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बोलते हैं, खाली ग्रेड की बात नहीं होती है। छात्रों के वर्गीकरण और उनके रैंक देने के लिए प्रायोजित किया जाता है, सिर्फ इसके लिए नहीं होता है। और लास्ट लिखा है अध्यापक के शिक्षण कौशल की जांच करना। देखो मूल्यांकन से अध्यापक के शिक्षण कौशल की भी जांच होती है, छात्रों का वर्गीकरण और उनको रैंक भी मिलती है, ग्रेड भी मिलती है, जैसे ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, या ग्रेडिंग वगैरह या डिवीजन वगैरह भी होती है। लेकिन वास्तव में ये तीनों ही काम है। तो फिर अलग प्रकार का उत्तर जो है वो ये है कि रचनात्मक प्रतिपुष्टि, यानी छोटी छोटी मूल्यांकन से छोटी छोटी अवधियों के बारे में बच्चे को पता भी चलता रहे, फीडबैक भी मिलता रहे और सीखने में संवर्धन भी होता रहे। तो अपन इसका सबसे प्रॉपर उत्तर जिसमें सारी बातें समाहित हो जाएंगी, तीनों बातें नीचे वाली हैं, वो किस में आ जाएंगी? 1 नंबर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि मूल्यांकन मुख्यतः रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध करवाने और सीखने में संवर्धन करने में दोनों में मदद करता है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब अपन मानेंगे पहला ऑप्शन। इसके बाद में आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलग अलग कक्षाओं के भीतर परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? प्रमुख उद्देश्य नहीं है छात्रों के पूर्व ज्ञान का निदान करना, छात्रों को सुधारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना, मानव बुद्धि के बारे में निर्णय लेना और छात्र की उपलब्धि के बारे में निर्णय लेना। देखो अलग अलग कक्षाओं की बात हो रही है कि अलग अलग कक्षाओं के भीतर परीक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है ना वो क्या नहीं है। तो छात्रों के पूर्व ज्ञान की जांच भी होती है इसमें, तो ये बात भी सही है। दूसरा, छात्रों के को सुधार की प्रतिक्रिया प्रदान करना, तो फीडबैक भी मिलता है भाई इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मानव बुद्धि के बारे में ही देखो, परीक्षण जो है ना विशेष रूप से कक्षा में जो परीक्षण होते हैं ना उनका उद्देश्य बुद्धि की जांच करना, बुद्धि परीक्षण तो अलग चीज़ होती है, तो ये बात गलत हो जाएगी यहाँ पर। और छात्र की उपलब्धि के बारे में निर्णय करना, तो परीक्षणों के माध्यम से ये तो होता ही है।
तो ये 3 बात तो एकदम सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर। यानी 3 नंबर जो बात है ना वो परीक्षण के लिए अनिवार्य नहीं है। 3 काम तो करता है, लेकिन बुद्धि के बारे में निर्णय करने का काम है ना वो बुद्धि परीक्षणों का है, न कि उपलब्धि परीक्षणों का। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर। एक प्रश्न का एक से अधिक उत्तर नहीं होना। एक से अधिक उत्तर नहीं होने का मतलब उत्तर निश्चित होता। जिस प्रश्न का या जिस परीक्षण में प्रश्नों का सही उत्तर क्या होता है, निश्चित होता है ना, वहाँ पर जांचकर्ता कभी भी किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकता। यानी उसकी जो रुचि अभिरुचि है ना उसका अंकों पर बिल्कुल असर नहीं पड़ता है। तो उत्तर की निश्चितता का मैंने आपको बताया, उत्तर की निश्चितता का सीधा सीधा मतलब होता है वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पता है 4 प्रकार के होते हैं। बहुचयनात्मक, रिक्त स्थान पूर्ति, सत्य असत्य कथन, और चौथा है समूह मिलान करने वाले। इन प्रश्नों की खास बात क्या होती है, इनको वस्तुनिष्ठ क्यों कहते हैं? इनको वस्तुनिष्ठ इसलिए कहते हैं कि इनका सही उत्तर क्या होता है, फिक्स होता है। यानी सबका सही उत्तर क्या होगा, एक जैसा ही होगा। लेकिन अपन सब जानते हैं हिंदी में निबंध आता है, निबंधात्मक परीक्षा में जैसे निबंध आता है, तो निबंध में एक क्लास में 100 लड़के लिख रहे हैं, लेकिन 100 लड़कों का किसी की एक लाइन भी आपस में मिलती नहीं है। सबका उत्तर अलग अलग होता है और सही भी होता है, सबको अंक भी मिलते हैं। तो इसका मतलब वहाँ तो सब्जेक्टिविटी है और यहाँ ऑब्जेक्टिविटी है। वहाँ पर जांचकर्ता के विचार हैं, मूल्य हैं, उनका जो नॉलेज वगैरह है वो सारी चीज़ें हैं मूल्यांकन को प्रभावित करती हैं। लेकिन यहाँ पर मूल्यांकन को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि उत्तर निश्चित है। जिसने उत्तर सही दिया है उसका कोई नंबर काट नहीं सकता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता। विभेदकारिता के बारे में बता चुका हूँ आपको। विश्वसनीयता का मतलब आपको बताया था कि प्राप्तांकों में अंतर नहीं आना चाहिए। और वैधता का मतलब आप सब जानते हो कि परीक्षण का उद्देश्य जो होता है उसको प्राप्त करने में परीक्षण सफल होना चाहिए। अगली बात 12 नंबर प्रश्न है, किन परीक्षणों में पक्षपात की संभावनाएं नहीं होती? परीक्षणों में किस चीज में, देखो परीक्षणों में पक्षपात की, अगर आपसे ये पूछे कि किन परीक्षणों में नकल की संभावनाएं अधिक होती है, तो नकल भी एक तरह की पक्षपात वाली, लेकिन नकल बच्चे द्वारा की जाती है। नकल की संभावनाएं तो ज्यादा किस में होती है, वस्तुनिष्ठ में। लेकिन यहाँ पूछा है किन परीक्षणों में पक्षपात की संभावनाएं नहीं होती है, तो पक्षपात की संभावनाएं आप सब जानते हो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में नहीं होती। क्यों नहीं होती, सुन लीजिए। नकल की संभावनाएं आपसे पूछे तो ऑब्जेक्टिव में ज्यादा होती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में उत्तर जो होते हैं वो प्रतीकात्मक होते हैं। इशारे से भी या कम बोलकर, थोड़ा सा बोलकर भी उत्तर बताया जा सकता है। लेकिन निबंधात्मक परीक्षाओं में आप सब जानते हो कि उत्तर बहुत बड़े होते हैं, इसलिए वहाँ नकल की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह होते हैं उनमें ज़्यादा संभावना रहेगी। तो नकल तो ज़्यादा संभावना है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में। लेकिन आपको पता है जांचकर्ता जो है ना, परीक्षण का जांच करता है, वो पक्षपात नहीं कर सकता। किसमें, ऑब्जेक्टिव में। क्यों, क्योंकि वो अपने हिसाब से कॉपी को जांच नहीं करता है, बल्कि आंसर की होती है निश्चित, उसके हिसाब से जांच करता है। इसलिए पक्षपात मूल्यांकन कर्ता के द्वारा पक्षपात की संभावनाएं ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल नहीं होती है, निबंधात्मक में कर सकता है। क्योंकि अपन देखते हैं निबंधात्मक परीक्षणों में बहुत अंतर आ जाते हैं प्राप्तांकों में। जिस चीज में अपन सब जानते हैं कि जिस परीक्षण के अंदर वस्तुनिष्ठता कम होती है, उन परीक्षणों के अंदर फिर क्या है, व्यापकता भी कम, उन परीक्षणों के अंदर जो विश्वसनीयता होती है वो भी कम हो जाती है। आप निबंधात्मक परीक्षा की कॉपी जांच कराते हो, पहले आपके 40 नंबर आए 100 में से, दोबारा जांच कराई तो 65 आ गए, इतने 25-25 नंबर बढ़ जाते हैं, 20-20 नंबर बढ़ जाते हैं। ये क्यों बढ़े, क्योंकि जांचकर्ता अलग अलग है और उनके मूल्य वगैरह उत्तर प्रश्न का क्या है, निश्चित नहीं है। सब ने अपने अपने हिसाब से जाँच किया, इसलिए यहाँ पर आपको पता है वस्तुनिष्ठता नहीं मिलेगी। तो 3 नंबर उत्तर है वो एकदम सही हो जाएगा। अगली बात देखिए, प्रश्न संख्या 12 देखिए, सामाजिक अध्ययन विषय के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? यानी जो SST वगैरह या किसी भी विषय में समझ लीजिए, ये तो सिर्फ एक सब्जेक्ट का नाम लिया है कि किसी भी सब्जेक्ट में जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं ना, ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, उनका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो 4 बातें लिखी हुई है। छात्रों की संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़ता है, एक तो ये लिखा है। छात्र को प्रश्न कम करने पड़ते हैं। हाँ, वैसे निबंधात्मक प्रश्न कम आते हैं और पूरे पाठ्यक्रम में नहीं आते, क्योंकि जैसे मान लीजिए UG PG में अपन देखते हैं, PG में आप देखते हो कि आपके एक पेपर में 20 टॉपिक हैं, लेकिन प्रश्न कितने आते हैं, 5। तो आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ता, खाली वो 5 प्रश्न है, वही उसके हिसाब से उत्तर हो जाता है। 75% तो आप पढ़ते ही नहीं हो, 5% 5 क्वेश्चन कर रहे हो, इसलिए आपके केवल कितने पाठों की जाँच हो रही है, 5 की, यानी 25% ही जाँच हो रही है। 75% का तो मूल्यांकन हो ही नहीं रहा है। तो ये बात इनके ऊपर लागू तो होती है, लेकिन मुख्य कारण पूछा है
छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है और छात्रों को नकल करने का अवसर कम मिलता है। देखो ये जो 3 बात है ना, पहली, फिर उसके बाद में दूसरी और तीसरी, ये तो 3 क्या हैं, ये निबंधात्मक परीक्षणों के गुण हैं, खास बात है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि मुख्य कारण क्या है, निबंधात्मक परीक्षण क्यों करवाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब है ना वो क्या होगा, छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति, यानी अपन सब जानते हैं निबंधात्मक परीक्षणों में बच्चा अपनी कल्पना का, सृजन का, तर्क चिंतन वगैरह है, पक्ष विपक्ष वगैरह है, संश्लेषण विश्लेषण, आलोचना समालोचना, सब शक्तियों का इस्तेमाल करता है। तो इससे बच्चे की जो मौलिक अभिव्यक्ति होती है ना उसका विकास होता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर। आगे देखिए, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भिन्न अंग नहीं है, अंग है, भिन्न अंग है। क्योंकि देखो आकलन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना गया है। क्यों माना गया है? पहला, आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी होती है, ठीक है। दूसरा, आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। एकमात्र तरीका तो नहीं है, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। तीसरी बात है, आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण, नो, गलत है। आज खाली अंक के नहीं है, यानी मात्रात्मकता नहीं बल्कि गुणात्मकता है, वो भी महत्वपूर्ण है। और बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे जान सके कि वे अन्य की तुलना में कहाँ पर है। केवल अंक नहीं, आजकल ग्रेडिंग फार्मूला वगैरह भी चल रहा है, क्योंकि केवल अंकों का अंतर जो है वो धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि ये जो तीनों बातें हैं ना, ये पूर्णतया सही नहीं है। आकलन का जो मुख्य उद्देश्य है ना वो यहाँ पर यही है, ये कि इससे क्या है, अध्यापक है, बच्चे हैं, ठीक है ना, इन सबको अपने एक दूसरे को समझने का और शिक्षण कार्य की प्रतिपुष्टि है वो भी होती रहती है। तो 1 नंबर इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगली बात देखिए, अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? तो शैक्षणिक प्रक्रियाओं में जो मूल्यांकन होता है ना उसमें उसके संदर्भ में कौन सी बात सही है? पहली बात है, कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फैलने किए जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। फैल नहीं किए जाने के पीछे दूसरा कारण है, अपन सब जानते हैं, RT 2009 की जो धारा 14 है उसमें इस प्रकार का प्रोविज़न है, उसकी वजह से हो रहा है ये सब। तो यहाँ सीख नहीं पा रहे हैं, ये बात है। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ा है, लेकिन इसको अपन एकमात्र कारण नहीं मान सकते। दूसरी बात, परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है। परीक्षा में फेल हो जाने का डर, तो भय जो है ना, फेल होने का, असफलता का भय, ये प्रेरणा का अभिप्रेरणा का स्रोत बनता है। तो ये बात भी पूर्णतः सहमत नहीं, यानी ये बात भी अपन गलत मानेंगे। तीसरी बात, बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। जी हाँ। और 8वां देखिए, चौथा ऑप्शन है, कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल नहीं करने के प्रावधान के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। तो देखो ये तरह तरह की बातें यहाँ पर कही गई हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो 3 नंबर है। ये बातें पूर्ण रूप से सत्य नहीं, हाँ आंशिक रूप से सत्य हो सकती हैं, लेकिन तीसरी बात है ना वो महत्वपूर्ण है। क्या बता रहे हैं कि बच्चों, मनोविज्ञान ये कहता है कि प्रत्येक बच्चे में क्षमताएं होती हैं। अगर कोई बच्चा अनुत्तीर्ण होता है तो व्यवस्थागत विफलता है, सिस्टम का जो फेलियर है ना वो बच्चे के सिर पर मढ़ना है। कोई सिस्टम फेल होता है ना तभी बच्चा फेल होता है। मनोविज्ञान ये मानता है कि व्यवस्थाओं में कमी है, शिक्षण विधि में हो सकती है, पाठ्यक्रम में हो सकती है, विद्यालय की व्यवस्थाओं में हो सकती है, मूल्यांकन के तरीकों में हो सकती है। खामियां किस में है? सिस्टम में है। इसीलिए यहाँ पर लिखा कि व्यवस्थागत विफलताएं होती है ना वो बच्चों के सिर मढ़ दी जाती हैं, क्योंकि बालक की असफलता के लिए केवल बालक की उत्तरदायी नहीं है। अपन सब जानते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं कक्षा में। हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जा सकता है, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, औसत, सबके लिए अलग अलग तरीके हैं। तो पूर्णतः असफलता अगर हो रही है किसी बच्चे के साथ में, अगर वो फेल हो रहा है तो खाली बच्चा ही फेल नहीं हो रहा है, सिस्टम भी फेल हो रहा है, और वो सिस्टम है ना उसकी असफलता ही बच्चे के सिर मढ़ दी जाती है। तो इसका 3 नंबर जो जवाब है वो एकदम सही माना गया है। क्यों? क्योंकि अपन सब जानते हैं कि
अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो बाल केंद्रित शिक्षा है ना, वो ये मानती है कि खाली बच्चे का ही दोष नहीं होता है, असफलता में और भी बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। तो इस प्रकार आपने 14 प्रश्न देख लिए हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न जो है 15 नंबर प्रश्न देखिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष नहीं है, मौलिकता व सृजनशीलता का अभाव होता है इनमें, भाषा कौशल का अभाव होता है, ठीक है ये भी, तर्क चिंतन और कल्पना का अभाव होता है, और जांच हेतु अधिक धन खर्च होता है। तो ऊपर वाले हैं ये तीनों दोष हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अपन सब जानते हैं कि आप मौलिक चीज़ नहीं लिख सकते क्योंकि लिखा नहीं जाता है इसमें। भाषा कौशल का अभाव, आपको जो भाषा कौशल है उसका भी इस्तेमाल नहीं करना है। तर्क चिंतन का भी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि प्रश्न उत्तर सामने सामने होते हैं, ठीक है। जांच हेतु अधिक धन खर्च करना, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम की जांच करना बहुत ही आसान होता है। इसमें समय, धन और परिश्रम ये सारे कम लगते हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के रूपात्मक आकलन, ये आकलन के जो प्रकार हैं, रूपात्मक का मतलब फॉर्मेटिव से ही है। फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है ना, उसी को अपन रूपात्मक, निर्माणात्मक इन नामों से जानते हैं, रचनात्मक भी कहते हैं इसको। तो इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इसका उद्देश्य है प्रायोगिक कौशलों को समुन्नत करना। यह वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है। यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। तो आप सब जानते हो फॉर्मेटिव असेसमेंट छोटी छोटी अवधियों के बाद में अधिगम में सुधार करने के लिए होते हैं। तो अधिगम प्रक्रिया में कोई बाधा तो नहीं आ रही है, इसकी जांच करने के लिए बीच बीच में जो परीक्षण होते हैं उनको, या आकलन होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की प्रकृति कैसी होती है, निदानात्मक होती है। तो इसका सही जवाब जो है वो 4 नंबर हो जाएगा। ये तीनों जवाब हैं वो इसके गलत हैं, क्योंकि ये वर्ष के अंत में नहीं होता है, समेटिव होता है अंत में, ये तो बीच बीच में होता है। इसका उद्देश्य प्रायोगिक कौशलों को जांच करना नहीं होता है, प्रैक्टिकली बच्चा कर पा रहा है नहीं उसकी जांच करना नहीं है। ये तो बीच बीच में क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए होता है। और इसका उद्देश्य ये भी नहीं है कि बच्चे का दृष्टिकोण किस प्रकार का है, इसका उद्देश्य तो है कि सुधार प्रक्रिया सही ढंग से चल रही है क्या, बच्चे कोई बाधा तो नहीं है ना। तो ये काम सारा निदानात्मक और उपचारात्मक होता है। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, मापन किसके परीक्षण में अधिक उपयोगी है। मापन, तो मापन और मूल्यांकन दोनों अलग अलग चीज़ें अपन ने देखी है। तो मापन किस चीज़ का होता है, कौन से पक्ष का ज़्यादा होता है, मापन केवल ज्ञानात्मक पक्ष का होता है। अगर आपको भावात्मक, क्रियात्मक, ठीक है ना, सृजनात्मक, रुचि, अभिरुचि सबकी जांच करनी है तो अपने को मापन की जगह क्या अपनाना पड़ता है, मूल्यांकन अपनाना पड़ता है। यानी मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो अपनानी पड़ती है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञानात्मक पक्ष। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए। सतत एवं समग्र मूल्यांकन विचारों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, यानी जो सीसी प्रणाली है इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने करी, तो विद्वान का नाम है स्क्रीवेन। स्क्रीवेन है, ये प्रोफेसर यशपाल, तो आप सब जानते हो कि जो NCF है उससे संबंधित है। डॉक्टर BS ब्लूम आप सब जानते हो, त्रिपदीय शिक्षण उद्देश्य जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाने जाते हैं, उनके संदर्भ में है। और कपिल सिब्बल आपके जो मानव संसाधन विकास मंत्री रहे हुए हैं पहले, लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्क्रीवेन। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पत्र निर्माण में रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन जो है, पेपर की जो बैकबोन होती है वो क्या होती है, तो आप सब जानते हो बैकबोन होती है आधार पत्रक, जिसको अपन बोलते हैं नील पत्र। नील पत्र बोल सकते हो, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। जी हाँ, आधार पत्रक इसका सही जवाब हो जाएगा। आप सब जानते हो प्रश्न पत्र का निर्माण जब किया जाता है तो नील पत्र को आधार बनाया जाता है। नील पत्र में कौन से पाठ में से कितने प्रश्न लेने हैं, किस उद्देश्य के लेने हैं, कितने नंबर के लेने हैं, इन सब बातों का जवाब मिल जाता है, इसलिए एक आधार के रूप में काम करता है। अगली बात देखिए, प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसके परिणामों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भली भांति संचालित किया जा सकता है। यानी रिमीडियल टीचिंग जो होती है ना, ये रिमीडियल टीचिंग है। तो रिमीडियल टीचिंग जो है वो किसके आधार पर होती है, तो अपन सब जानते हैं एक तो होता है निदान और एक होता है उपचार। पहले तो निदान होता है। निदान क्या प्रक्रिया है कि निदान में क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आने वाली बाधा क्या है, उसके कारण क्या है और उसका निवारण कैसे हो सकता है, इनका पता लगाना तो क्या होता है निदान। और फिर उस समस्या को व्यवहारिक रूप से, बाधा को व्यवहारिक रूप से दूर करने के लिए जो क्रियात्मक कार्यक्रम, व्यवहारिक कार्यक्रम होता है, उसका नाम क्या होता है, रिमीडियल टीचिंग। तो उपचारात्मक शिक्षण मुख्य रूप से किस पर आधारित है, निदानात्मक परीक्षण पर आधारित है। तो 3 नंबर प्रश्न है
वो एकदम 3 नंबर ऑप्शन जो है एकदम सही है। आगे देखिए, वैसे अपन कहते हैं कि निदान पूर्ववर्ती क्रिया है और उपचार पश्चावर्ती क्रिया है, यानी पहले निदान और बाद में उपचार। 21 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें से आकलन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आकलन अनुमानात्मक क्रिया है, ठीक है। ये तो आकलन का मुख्य उद्देश्य, विशेषता लिखाई हुई है मेरी, आपको आकलन की सारी बताई हुई है। आकलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम, ये पूरा नहीं लिखा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना होता है, एक ये ऑप्शन है। आकलन सूचना एवं आंकड़े संग्रहण, इससे आंकड़े भी संग्रहण होते हैं। और आकलन का उद्देश्य ग्रेडिंग या अंक प्रदान करना। नो, आकलन का उद्देश्य है ना वो ऊपर वाले तो तीनों हैं, सूचना एकत्रित करना है, सुधारात्मक कार्य करना है, लेकिन ग्रेडिंग और अंक होते हैं ना वो प्रदान करना नहीं। ये लास्ट काम होता है, समेटिव असेसमेंट होते हैं, उनके माध्यम से इनको किया जाता है। आकलन है ना वो ग्रेडिंग नहीं प्रदान करता, बल्कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार और सूचनाओं का संग्रहण करने और एक अनुमान करने की प्रक्रिया ही है। तो 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 22, कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है? ऑब्जेक्टिव में गुण नहीं होता है, कौन सा गुण नहीं होता? विश्वसनीयता अधिक है, वस्तुनिष्ठ में विश्वसनीयता अधिक होती है, तो इसका गुण है। मूल्यांकन सरल है, ऑब्जेक्टिव का मूल्यांकन भी सरल होता है, ये भी होता है, इसमें ये भी होता है। रटने की प्रवृत्ति विकसित होना और विभेदकारिता, विभेदकारिता भी वस्तुनिष्ठ में ज़्यादा होती है, निबंधात्मक कम मिलेगी आपको। एमए में आप देखते हो बच्चों के जो प्राप्तांकों में अंतर ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होती है ना, उसमें कुछ लोगों के तो माइनस में नंबर आते हैं, कुछ के 90% 95% तक आ जाते हैं। तो इसका मतलब विभेदकारिता भी इसमें ज़्यादा होती है, ये चीज़ भी होती है। लेकिन रटने की प्रवृत्ति विकसित होना, रटने की प्रवृत्ति वाला जवाब है ना, ये सही हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम से रटने की नहीं बल्कि अध्ययन आदतें विकसित होती हैं, क्योंकि इसमें रटने वाला काम होता ही नहीं है, निबंधात्मक परीक्षाओं में होता है रटने वाला काम, इसलिए ये इसका दोष नहीं है, ये जो इससे संबंधित नहीं है। रटने की प्रवृत्ति विकसित किससे होती है? ये निबंधात्मक परीक्षाओं से होती है, तो ये चीज़ इससे संबंधित नहीं है। 3 नंबर इसका सही जवाब हो गया। अगली बात देखिए, अधिगम की परिस्थितियां सीखने में बाधक तो नहीं है। क्या बालक उचित ढंग से अधिगम कर पा रहा है क्या या नहीं कर पा रहा है? इसकी जांच करने के लिए शिक्षक आकलन का उचित प्रतिमान, तो ये 4 प्रतिमान आपने पढ़े थे ना। आकलन, अधिगम में आकलन का मतलब तो ये होता है कि अधिगम करते समय बीच बीच में उसकी जांच करना। अधिगम का आकलन, अधिगम करवाने के बाद में उसके बारे में जांच करना, वो अधिगम का आकलन। और अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन का मतलब है कि आप जैसे मान लीजिए कोई आदमी कोई कार्य करता है और वो ये जांचना चाहता है कि इस काम को मैं खुद करता है कि मैं सही सीख रहा हूँ नहीं। जैसे मैंने एक पाठ पढ़ा और दूसरे साथी से ये कहा कि यार मेरे को प्रश्न पूछा, तू मेरे से प्रश्न पूछ कि मेरे को आता कि नहीं आता है। तो खुद कई बार जैसे खाना बनाते समय स्वाद का टेस्ट कई बार गृहिणी खुद करती है ना, तो ये क्या होता है? अधिगम के रूप में आकलन होता है। और चौथा है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन का मतलब है कि अधिगम की परिस्थितियाँ सही है या नहीं। तो यहाँ परिस्थितियों की बात है कि बाधक तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, बच्चे का सीख रहा है नहीं सीख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा, ये अधिगम के लिए आकलन माना जाएगा। ये चारों चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पहले क्लियर कर चुके हैं, उदाहरण सहित सारी बातें हो चुकी हैं। अगली बात देखिए, किस प्रकार का मूल्यांकन पठन की कमियों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है? पठन की यानी रीडिंग संबंधी कमियों का अगर आपको पता लगाना है तो उसका एक ही तरीका है, क्या है? नैदानिक डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं ना, उनके माध्यम से आराम से अपन कमियों का पता लगा सकते हैं। तो नैदानिक मूल्यांकन अगर समय समय पर होता रहे ना तो विभिन्न प्रकार की बाधाओं, कमियों, कठिनाइयों का पता चल जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न है, बालक की गणित में कमजोरी वाले क्षेत्र का। देखो कमजोरी चाहे गणित में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, कमजोरी का अगर आपको पता लगाना है तो तरीका वही है मैंने जो बताया है, निदानात्मक कार्य करना पड़ेगा अपने को। डायग्नोस होगा ना तभी कमी का पता चलेगा। 25 के बाद में दोनों बात है, एक ही है प्रश्न, दोनों एक ही थे, बस भाषा का फर्क है। अगला देखिए 26 नंबर, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार तथा शिक्षण के दौरान अधिगम स्तर की, शिक्षण के दौरान अधिगम स्तर की जांच करने हेतु निर्मित मूल्यांकन होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान यानी अपन सुधार करने के लिए या पढ़ाते समय बीच बीच में अगर जांच करते हैं तो ये कौन सा होता है? तो ये होता है निर्माणात्मक। फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य ये होता है कि छोटी छोटी अवधियों के बाद में ये पता लगाया जाए कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में योगात्मक आकलन या मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। तो योगात्मक का मतलब समझ गए ना, समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट या तो सेमेस्टर या एक निश्चित अवधि 6 महीने 12 महीने उसके बाद में होता है। तो वार्षिक परीक्षा भी समेटिव है, सेमेस्टर भी पूरा हो जाता है तो उसके बाद में टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा भी। ये तीनों तो क्या हो गए, ये तो योगात्मक आकलन हो गए। और इसमें से कौन सा नहीं है, तो अवलोकन नहीं है। अवलोकन बीच मौखिक परीक्षण ये तो बीच बीच में किए जाते हैं। तो ये तो हो गए फॉर्मेटिव में, ये तो फॉर्मेटिव आ गए, ये तीनों समेटिव में आ गए। तो सही जवाब हो जाएगा अवलोकन परीक्षा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर, अधिगमकर्ता यदि स्वयं सीखने के दौरान अपनी जांच करता है कि वह उचित ढंग से सीख पा रहा है या नहीं, तो ये क्या होता है, अधिगम्य आकलन। देखो अधिगम्य आकलन है ना, ये तो जैसे टीचर पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाए बच्चों से बीच बीच में प्रश्न पूछता है ना, तब तो वो अधिगम्य आकलन कर रहा है अध्यापक। और यही चीज़ जब बच्चा सीख रहा है और सीखते टाइम पर वो खुद स्वयं अपनी खुद जांच करता है ना, तब अधिगम के रूप में आकलन होता है। तो दूसरा है अधिगम का आकलन, अधिगम कराने के बाद में आकलन करना। और अधिगम के रूप में का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे एक महिला है सब्जी बनाती है और सब्जी स्वादिष्ट है या नहीं, तो वो थोड़ी सी बीच में आपको खुद टेस्ट करती है, ठीक है ना, या आपसे टेस्ट करवाती है कि एक बार टेस्ट करके देखो ये अच्छी बनी कि नहीं बनी। तो ये चीज़ जो है ना, ये अधिगम के रूप में आकलन है। तो इसका सही जवाब जो है वो 3 नंबर हो जाएगा। और अधिगम के लिए आकलन का प्रश्न पर देखा है कि परिस्थितियां हैं वो अधिगम के अनुकूल है या नहीं, इसकी जांच करना क्या कहलाता है, अधिगम। यानी अधिगम के लिए आकलन की कंडीशन है वो अधिगम के अनुकूल है या नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आकलन को उपयोगी, यानी 29वां क्वेश्चन है, आकलन को उपयोगी और रुचिकर प्रक्रिया बनाने के लिए निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको असेसमेंट को यूजफुल भी बनाना है और साथ में थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बनाना है तो क्या करना चाहिए, विद्यालयी तथा सह विद्यालयी सीमाओं में छात्र के अधिगम के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये भी अलग अलग तरीके अपन काम में लेंगे तो निश्चित रूप से रुचिकर बनेगा। और इसमें एकेडमिक और नॉन एकेडमिक को करिकुलम और करिकुलम दोनों प्रकार की गतिविधियों को अपन शामिल करेंगे ना। फिर लिखा है पृष्ठ पोषण देने के लिए तकनीकी परिभाषा का प्रयोग करें। तकनीकी परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, ये इससे रुचि नहीं पैदा होती है, निरस्ता पैदा होती है। अलग अलग छात्रों में तुलना करके कंपैरिजन किया जा सकता है, लेकिन कंपैरिजन से इंटरेस्टिंग और उपयोगी बने कोई जरूरी नहीं है। और छात्रों की बुद्धिमान अथवा औसत शिक्षार्थियों के रूप में पहचान, बच्चों का IQ लेवल है उसके आधार पर उनको डिवाइड करना भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसका सही जवाब है ना वो 1 नंबर ऑप्शन होगा कि एकेडमिक एंड को एकेडमिक एक्टिविटीज़ है ना, वो बच्चों को अलग अलग तरीक़ों से करवाई जाए और उसके बारे में सूचना एकत्रित की जाए। ठीक है, 1 नंबर सही हो जाएगा। 29 के बाद में 30 नंबर अंतिम प्रश्न है, जब किसी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका को बार बार जांचने पर भी उसके मूल्यांकन में अंतर न आए, यानी मूल्यांकन में अंतर नहीं आता है, तो उस परीक्षा तो वैसे देखो हो जाएगी, इसमें 2 चीज़ है। परीक्षा का स्वरूप तो क्या है, अगर आपसे वैसे ऐसी परीक्षा कैसी है, निबंधात्मक है या वस्तुनिष्ठ है, तब तो परीक्षा तो हो जाएगी वस्तुनिष्ठ, यानी अपन इसको वस्तुनिष्ठ परीक्षा कह सकते हैं। लेकिन प्राप्तांकों में अंतर नहीं आना, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्राप्तांकों में अंतर नहीं आता है, इसका मतलब क्या है, उसमें विश्वसनीयता है। तो अगर अपन देखें कि बार बार कॉपी को जांच कराने पर भी या अलग अलग लोगों से जांच कराने पर भी या एक ही परीक्षण को बार बार प्रयुक्त करने पर भी प्राप्तांकों में अंतर नहीं आता है, तो इसमें क्या होती है, विश्वसनीयता होती है। अगर मूल्यांकन का गुण पूछे ना, तब तो विश्वसनीयता है, और परीक्षा का प्रकार पूछे तो ऐसी परीक्षा कैसी है, वस्तुनिष्ठ। क्योंकि अपन सब जानते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा की उत्तर पुस्तिका किसी से भी कितनी बार जांच कराओ उसमें प्राप्तांकों में नंबर अंतर नहीं आता। तो यहाँ मूल्यांकन में अंतर लिख दिया, प्राप्तांकों में नहीं लिखकर। तो इसका गुण पूछे कि मूल्यांकन का कौन सा गुण है, तब तो हो जाएगा विश्वसनीयता। और ये पूछे कि परीक्षा किस प्रकार की है, ये तब अपन कहेंगे ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। तो इस प्रकार से चूंकि अब इसमें परीक्षा पूछ ली गई इसलिए वस्तुनिष्ठ सही हो जाएगा। अगर इसमें परीक्षा नहीं पूछते और ये पूछते कि ये किस प्रकार का गुण हो, तब उसका उत्तर क्या हो जाता, विश्वसनीयता। तो इस प्रकार से अपन ने 28 जून को जो पेपर हुआ था उसके सारे 30 क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कशन कर लिया है। और इस प्रकार से मैंने अब तक के हुए सारे टेस्ट हैं
उनके आपको प्रश्न पत्र सॉल्यूशन करवा दिए हैं। अब अगली क्लास जो होगी उसमें अपन जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मनोविज्ञान के वो एक एक टॉपिक लेंगे अलग अलग, जैसे अधिगम्य खास चीज़ क्या है, ठीक है। इसी प्रकार से अभिवृद्धि विकास से संबंधित बातें हैं, उसमें खास चीज़ बिंदु हैं। जो विशेष प्रकार के टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिन पर ज़्यादातर चर्चाएँ नहीं होती हैं, उन एक एक बिंदुओं को लेंगे और नेक्स्ट क्लास में अपन नए टॉपिक के साथ में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।